हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, मज़े में रखे, खूब आप उन्नति करें, खूब तरक्की करें और जल्द से जल्द आपको सफलता मिले। यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की, और इसी वैदिक सभ्यता के क्रम में हमने देखा कि वैदिक आर्यों की कौन कौन सी संस्थाएं थी। वैदिक आर्यों की संस्थाओं के संदर्भ में हमने सबसे पहले बात की विदत की। किसकी बात की थी? विदत की। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि आर्यों की सबसे प्राचीनतम जो संस्था मानी जाती है वो प्राचीनतम संस्था थी आपकी विदत। ठीक है, क्लियर है ये बात? सबसे आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं और हम बात करेंगे सभा की। किसकी बात करेंगे? सभा की। उसके बाद हम बात करेंगे समिति की। ठीक है, तो सभा, ध्यान से सुनिएगा। सभा क्या है, क्या क्या चीजें होती थी सभा में, किस प्रकार के डिसीजन किए जाते थे, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान कहा गया है। पहली बात, सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान कहा गया है। पहली बात। दूसरी चीज, सभा को ऋग्वेद में नरिष्ठा कहा गया है। क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है। सभा वस्तुतः होती क्या थी? सभा एक ग्राम संस्था थी और इस सभा में गांव के वरिष्ठ जो लोग होते थे वो वरिष्ठ लोग शामिल होते थे। अब वरिष्ठ लोग शामिल होते थे, क्यों होते थे? ताकि गांव के किसी भी प्रकार के सामूहिक जितने भी मसले हैं, इन सामूहिक मसलों का हल दिया जा सके। आपने प्राचीन भारत के संदर्भ में कई बार पढ़ा होगा कि पंचायतें लगती थी। आपने देखा होगा कि गांव में साहब इस प्रकार से बड़ा सा कोई एक वृक्ष होता था गांव के बाहर, और इस वृक्ष के नीचे यहाँ पर ये बढ़िया सा मोटा सा चबूतरा होता था, और इस चबूतरे के ऊपर कुछ लोग, वरिष्ठ जो लोग होते थे गांव के, वो लोग विराजमान होते थे। पंच परमेश्वर की मंडली, इस प्रकार की चीजें हमने प्राचीन भारत के संदर्भ में कई बार पढ़ी है। 5 लोग वरिष्ठ लोग होते थे। ठीक है, और गांव का कोई भी सामूहिक मसला होता था तो गांव के लोग आते थे, गांव के लोग इकट्ठे होते थे यहाँ सामने, और इन लोगों के सामने उस गांव के सामूहिक मसले का निवारण निकाला जाता था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सभा समझा रहा हूं कि सभा क्या चीज है, किस तरीके से है। इस प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, ये गांव के समूह, गांव के लोग, और इस सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी। पहली चीज ये, और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सभा में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। सभा और विदत दो इस प्रकार की संस्थाएं हैं जहां पर महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। आगे बात समझ। गांव का कोई भी सामूहिक मसला हो गया, गांव के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एक डिसीजन लेना है, तो ये सारा का सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता था? सभा के द्वारा किया जाता था। सभा में कौन से लोग सम्मिलित होते थे? तो गांव के वरिष्ठ और जो महत्वपूर्ण जो लोग होते थे, उन लोगों का एक समूह होता था, वो शामिल होते थे और वो किसी सामूहिक मसले के ऊपर अपना न्याय देते थे। आगे बात समझ में क्लियर? अब गांव का कोई सामूहिक मसला है, जैसे चोरी का मामला समझ ले, है ना, कि भैया किसी की कोई भैंस चोरी हो गई है। जिसकी भैंस चोरी हुई है उसको यह पता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरी भैंस चुराई है। अब उसको यहां पर साबित करना होता था, दोनों लोगों को बुला लिया जाता था, जिसने आरोप लगाया और जिस पे आरोप लगा। अब जिस पे, मान लो कि आपकी भैंस है और मैंने चुरा ली, आपकी भैंस है और मैंने चुरा ली, और मैं बार बार कहता हूं नहीं नहीं साहब, मैंने तो कोई भैंस नहीं चुराई है, भैंस तो मेरी थी, पहले से थी, मैं मानता ही नहीं हूं उसको, बात को स्वीकार करता ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं।
तो इस प्रकार का जब भी कोई मामला होता था तो ये सभा के सामने जाता था, यहां वरिष्ठ लोग बैठते थे, दोनों पक्षों को सुनते थे, तर्क वितर्क जितनी भी चीजें हुई उन सारी की सारी चीजों को सुनकर के उसके ऊपर डिसीजन किया जाता था। पहली बात, मैंने कह दिया कि साहब मैंने भैंस नहीं चुराई, आप कह रहे हैं नहीं नहीं आपने भैंस चुराई। मैंने कहा आपके पास क्या प्रूफ है मैंने भैंस चुराई? भैया पुराने जमाने में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए नहीं होते थे। तो आपने कहा कि साहब मेरी भैंस के 2 सींग थे। अरे भाई भैंस के 3 सींग कौन से के होते हैं? मेरी भैंस के 2 कान। अरे भाई 3। मेरी भैंस काली थी। अरे भैया भैंस तो काली होती है। हमारी भैंस गोबर करे पोटो करे है कि भैंस तो सब गोबर ही करे पोटो ही करे। खैर इस प्रकार से तर्क वितर्क चलते थे, लेकिन लास्ट में क्या होता था कि कई बार सभा और समिति में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि न्याय किस आधार पर किया जाता था। तो सभा में न्याय करने के लिए कठोर परीक्षाएं ली जाती थी, कठोर परीक्षाएं ली जाती थी। भाई मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया आपने, मैं नहीं मान रहा हूं। तो यहाँ पर जो वरिष्ठ लोग होते थे वो कहते थे चलो ठीक है सुखदेव जी आपने चोरी नहीं की है, कोई नहीं करी सा, चलो आपकी बात से हम सहमति रखते हैं, तर्क रखते हैं। एक काम करो अग्नि जलाओ भैया। क्या जलाओ? अग्नि जलाओ। आप अग्नि में बैठो, जल गए तो आप चोर, और यदि नहीं जले तो आप चोर नहीं। आगे बात समझे? तो मैं क्या नहीं सा अग्नि तुम्हारी स्किन थोड़ी खराब हो जाए है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जल परीक्षा दे दो। तालाब में 2 घंटे बैठ जाओ अंदर, है ना, फूल करके बाहर आ गए आप, तब तो आप क्या हो? चोर हो। नहीं तो आप चोर नहीं हो। तो सभा में गांव के सामूहिक मसले हल होते थे, और यहाँ पर गांव के सामूहिक मसले हल होने के लिए जब न्याय प्रदान किया जाता था तो वो न्याय कठोर परीक्षाओं के आधार पर किया जाता था। पहली बात याद रखिएगा, हम बात सभा की कर रहे हैं। सभा और समिति दोनों को प्रजापति की 2 पुत्र और पुत्र पुत्रियों के समान माना गया है। ऋग्वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। क्या कहा गया? नरिष्ठा। नरिष्ठा इसलिए कहा गया है क्योंकि सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा शब्द कितनी बार मिलता है? 8 बार। वस्तुतः एक ग्राम संस्था थी जिसमें गांव के वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग जो है शामिल होते थे, महत्वपूर्ण लोग शामिल होते थे। सामूहिक फैसले यहाँ पर लिए जाते थे। न्याय व्यवस्था कठोर परीक्षाओं के आधार पर की जाती थी। मैंने अभी अभी आपको कहा, मैंने कहा कि सभा जो है वरिष्ठ लोग, दूसरी ये केवल दिमाग में रखिएगा कि सर ने कहा कि गांव के वरिष्ठ लोग सभा में मुखिया के रूप में शामिल। दूसरी हम बात करें समिति की, तो समिति की हम बात करें तो केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी समिति, जिसमें धनिक वर्ग या धनाढ्य वर्ग या ब्राह्मण वर्ग उस समय का सम्मिलित होता था, और समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। धनाढ्य वर्ग सम्मिलित होता था, युवा वर्ग शामिल होता था। युवा शब्द नहीं होता, युव शब्द होता है वस्तुतः, तो युव वर्ग शामिल होता था। केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड आगे बात समझ। तो महत्वपूर्ण बात मैंने कहा, युवा लोग समिति में, बुजुर्ग लोग सभा में। अब यदि तत्कालीन उन परिस्थितियों को आज के परिप्रेक्ष्य के साथ कंपेयर करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा विद्वानों का सदन, बुजुर्गों का सदन, वरिष्ठ लोग इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा की यदि हम बात करें
तो युवा वर्ग, धनाढ्य वर्ग इसमें भाग लेता है। तो तत्कालीन हम वैदिक कालीन सभा और समिति का आकलन, एक तरीके से समीकरण वर्तमान समय की राज्यसभा और लोकसभा के साथ में कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा कि उस समय की सभा और सीमित माफ कीजिएगा, चलिए, तो वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम देखें तो वर्तमान की राज्यसभा और लोकसभा, तो उस समय की वैदिक काल में सभा और समितियां सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं। अब दूसरी चीज यदि यहां पर हम बात करें तो देखिएगा, वैदिक काल की सभा और समिति जो थी उसका मुख्य, सबसे मुख्य कार्य क्या था? राजा की नियुक्ति, राजा की नियुक्ति और राजा की पदच्युति। राजा को नियुक्त करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता था? सभा और समिति को। राजा के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य भी किसके द्वारा किया जा रहा है? सभा और समिति के द्वारा। और वही यदि हम बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो यहां पर राजा का पद आजकल किस रूप में हो गया? प्रधानमंत्री के रूप में। किस रूप में हो गया है? प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री के ऊपर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं एक तरीके से हम बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा। आप लोगों को सबको पता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो यहां हम वैदिक सभ्यता की इन दोनों संस्थाओं का कंपेयर हम कर सकते हैं वर्तमान की हमारी लोकसभा और राज्यसभा के साथ में। आगे बात समझ में, इन दोनों संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? राजा के ऊपर नियंत्रण रखना, ताकि राजा निरंकुश नहीं हो। भाई वर्तमान में भी आपको पता है ना कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में यदि कोई गड़बड़ करे प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री, तो इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तुरंत प्रभाव से उसको हटाने की वाली प्रक्रिया लग जाती है। समझ रहे आप? तो ठीक वही चीज वैदिक काल में भी सभा और समिति के द्वारा की जाती थी। बात क्लियर है? तो सभा सामूहिक ग्राम सभा थी। सभा क्या थी? सामूहिक ग्राम सभा थी। आगे बात समझ में ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात मैं आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूं कि सभा को ऋग्वेद में नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात कि ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। अब सभा क्या थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। और इन्हें सभावती कहा जाता था। इन्हें सभावती कहा जाता था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगली बात मैं लिखने जा रहा हूं कि सभा गांव के वरिष्ठ
वे महत्वपूर्ण लोगों का समूह था। जो गांव के सामूहिक मसले, गांव के सामूहिक मसलों को हल करता था। इसके अलावा हम बात चर्चा कर चुके कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो क्या था, सभा और समिति दोनों का संयुक्त रूप से कि राजा के ऊपर नियंत्रण रखना, राजा के ऊपर क्या करना, नियंत्रण रखना। आ गई बात समझ में। अगली बात यदि हम करें तो न्याय कठोर परीक्षाओं के आधार पर किया जाता था। कठोर परीक्षाओं के आधार पर, परीक्षाओं के आधार पर, जैसे जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा इत्यादि। जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा इत्यादि। क्लियर। अगली बात हम करते हैं समिति की। समिति, तो समिति की ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह एक केंद्रीय राजनैतिक संस्था थी और इस समिति के अंदर जन के सारे लोग शामिल होते थे। मैंने आपको बताया कि जिनमें मुख्य थे धनाढ्य वर्ग और ब्राह्मण वर्ग के, युव वर्ग के जो लोग थे वो शामिल होते थे। महिलाओं को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। और यदि हम संयुक्त रूप में सभा और समिति के कार्यों की चर्चा करें तो मुख्य कार्य क्या था, वस्तुतः कि राजा की नियुक्ति करना, उसकी पदच्युति करना। इसका मतलब यदि हम देखें तो सभा और समिति जो है दोनों राजा के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी ताकि राजा कहीं पर भी किसी भी स्वरूप में निरंकुश नहीं हो जाए। जब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की तब हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि सभा और समिति का अस्तित्व एक तरीके से समाप्त हो गया। समिति पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई, जबकि सभा को राजा की प्रिवी काउंसिल बना दिया गया और वहीं राजा में देवत्व का निवास कर दिया गया। राजा को देवता के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाने लगा था। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। बहुत सारी परिस्थितियां उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित होने वाली है। वर्ण व्यवस्था में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे, आश्रम व्यवस्था में भी बहुत सारी चीजें परिवर्तित होगी। महिलाओं की स्थितियों की जब हम बात करेंगे, दोनों पक्षों को हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। जब सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें उत्तर वैदिक काल में जाकर के परिवर्तित हो जाती हैं। मैंने आपको कहा कि सभा और समिति दोनों को प्रजापति शब्द सुनिएगा। शब्द क्या है? प्रजा और पति। प्रजा का मतलब क्या है? जनता, ठीक है। और पति जो शब्द है उसका मूलतः अर्थ निकलता है रक्षक के रूप में। और रक्षक का मतलब, रक्षक या हम बोल दें संरक्षक, क्या बोल दें? संरक्षक। तो उस समय प्रजापति के रूप में या तो विष्णु या भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, और मुख्यतः संरक्षक के रूप में विष्णु का उल्लेख मिलता है। तो इन दोनों की, ध्यान से सुनिएगा, प्रजापति की पुत्र और पुत्री के समान बताया गया। किसको? सभा और समिति को। हाँ, भारतीय समाज में पति शब्द का शाब्दिक अर्थ रक्षक जरूर है, लेकिन ये बेचारा थोड़ा सा उत्पीड़ित है।
ये बात समझ। खैर, तो प्रजापति, ये चीज याद रखिएगा। और विशेष रूप से हम बात करें तो प्रजापति की दो पुत्र और पुत्रियों के समान किसके कहां पर कहा गया है, तो अथर्व वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है। कहां पर, कौन से वेद में कहा गया, अथर्व वेद में सभा और समिति को, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान बताया गया है। आगे बात समझ में क्लियर। चलिए मैं लिख देता हूं समिति की बात। तो समिति की हम लोग बात कर रहे हैं। समिति क्या है, तो केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। पहली बात। दूसरी बात, जन की हमने बात करी थी। मैंने आपको जब राजनीतिक जीवन की बात की तब मैंने आपको कहा कि राजनीतिक जीवन में सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार से कुल बने, कुल से ग्राम बने, ग्राम से विश्व बने और विश्व से जन बने। ठीक है, तो जन के जितने भी लोग होते थे वो सारे के सारे लोग इसमें शामिल होते थे। ठीक है, जन के समस्त लोग इसमें शामिल होते थे। अगली बात कि महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। महिलाएं इसमें भाग नहीं ले सकती थी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपसे सीधा सीधा प्रश्न आता है कि वैदिक काल की कौन सी राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। तो इस स्थिति में आपको याद रखना, एक हमने बात की सभा की, दूसरी हमने बात की विदत की। ये दो संस्थाएं ऐसी थी जिनमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, बाकी अन्य में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, इसमें मुख्यतः धनाढ़े वे युवा वर्ग, मूलतः ब्राह्मण वर्ग, ठीक है, के लोग शामिल होते थे। ठीक है, क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभा व समिति का मुख्य कार्य सभा व समिति का मुख्य कार्य राजा की नियुक्ति, वे पद मुक्ति से संबंधित थी। ठीक है, एक तरीके से हम बात करें तो इसका मतलब ये था कि ये दोनों की दोनों संस्थाएं राजा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके रखती थी, ताकि राजा कहीं से भी निरंकुश न हो जाए। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं, ये है दोनों संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी।
आगे बात समझ में। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान बताया गया है। वेरी मस्ट। यहां पर लिख रहा हूं मैं अलग से, कि अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान बताया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमने बात कर ली ऋग्वेदिक काल की महत्वपूर्ण कौन कौन सी संस्थाएं थी, क्या क्या चीजें थी। एक यहाँ पर एक शब्द मिलता है गण। कौन सा शब्द मिलता है? गण। और गण जो शब्द मिलता है, वस्तुतः ध्यान से सुनिएगा, कि गण जो शब्द है वो वस्तुतः सैन्य टुकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता था प्रारंभिक समय में। प्रारंभिक समय में सैन्य टुकड़ी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था, तकनीकी शब्द था गण। क्या था? गण। और इसके मुखिया को गणस्य गोप्ता कहा जाता था। एक बात और दोस्तों, कि समिति का जो मुखिया होता था, चलिए इसी से याद आ गया मुझे, ठीक है, ये एक बात और याद रखिएगा, समिति का मुखिया ईशान कहलाता था। ईशान कहलाता था। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि समिति का मुखिया क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। क्या कहलाता था? ईशान। एक थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गण की। गण क्या है? तो जनतंत्र के लिए प्रयुक्त एक जनतंत्र के लिए प्रयुक्त एक तकनीकी शब्द था। ठीक है, प्रारंभिक समय में एक सैन्य टुकड़ी के रूप में थी। प्रारंभिक समय में एक सैन्य टुकड़ी के लिए शब्द लिया जाता था प्रयोग, क्या? गण। और बाद में जो था, वहां की जो जनता थी, उस जनता को भी क्या कह दिया जाता था? गण कहा जाता था। आगे बात समझे। एक चीज याद रखिएगा विशेष रूप से, क्या कि गण का जो मुखिया होता था उसके लिए शब्द मिलता है गणस्य गोप्ता। क्या शब्द मिलता है? गणस्य गोप्ता। आगे बात समझ में क्लियर है? मुखिया गणस्य गोप्ता। गणस्य गोप्ता। तो ये बात हमने कर ली ऋग्वेदिक काल में आर्यों की प्रमुख कौन कौन सी संस्थाएं थी। इस संदर्भ में सबसे पहले हमने बात की विदत की, उसके बाद हमने बात की सभा की, उसके बाद हमने बात की समिति की, थोड़ी सी चर्चा हमने करी किसकी? इसकी गण की। ठीक है, अब हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदिक काल का,
इस ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं सामाजिक जीवन। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक काल का जो सामाजिक जीवन है, ऋग्वेदिक कालीन समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या था? पितृसत्तात्मक का मतलब यह था कि परिवार में पिता ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। हाँ, ये बात अलग है कि पिताजी राय माताजी से ही लेते थे, नहीं तो भाई साहब बेलन आता था लगभग 180 की स्पीड से। परिवार का जो मुखिया होता था वो कौन? गृहपति। और सबसे महत्वपूर्ण बात की संयुक्त प्रथा प्रचलित थी। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इन चीजों को। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार प्रथा का मतलब यह था कि एक ही परिवार में अनेक कुनबे निवास करते थे। अनेक कुनबे, भाई उसी में चाचा जी के बेटे भी, उसी में ताऊ जी के बेटे भी, उसके दादा दादी नाना नानी सारे के सारे। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। परिवार का जो मुखिया होता था वो गृहपति कहलाता था। दूसरी चीज यदि हम बात करें इसी का सिंधु घाटी सभ्यता से यदि कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बात की थी कि सैंधव समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। तो इसके ठीक विपरीत आ रहा है कहां? वैदिक में, कि परिवार क्या है? पितृसत्तात्मक। फिर यदि हम बात करें सामाजिक जीवन में उनके परिवार के खान पान की, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक आर्यों का जो खान पान था वो बहुत ही सरल था, बहुत ही सीधा था। सरल का मतलब कहीं कठोर चीजा नहीं खा होता, कहीं भाटा वाटा नहीं खा होता। यहां सोचोगे सरल का मतलब यह था कि दूध से निर्मित या दुग्ध से निर्मित चीजों का ही ज्यादातर प्रयोग करते थे, है ना, दूध से बनी हुई चीजें। मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मांस मछली खाने से घृणा करते थे। और ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे प्रमुख पेय पदार्थ जो था वो था आपका सोमरस। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है और सोमरस को आर्यों ने अमृत के समान माना है। अब यहां आप लोगों के दिमाग में कई लोगों के आ रहा होगा कि साहब सोमरस क्या चीज है? सोमरस है क्या चीज है? बताइए। चलिए मैं वेट करता हूं आपका कि सोमरस क्या चीज है। हाँ, तो सोमरस का मतलब क्या? चलिए, सही पकड़े हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़े हैं, बहुत गलत पकड़े हैं। 8 PM 9 है ना, 8 PM 9 PM नहीं। सोमरस का मतलब था कि उस समय विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित एक पेय पदार्थ होता था, है ना। अब कई सोच रहे हैं गुरुजी जो हमने कहा ना वो भी विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित। अरे नहीं भाई, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित पेय पदार्थ होता था जो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता था, तंदुरुस्त रखता था, हष्ट पुष्ट रखता था। अब कई सोच रहे हैं गुरुजी वो भी तो हमने जो बताया उसमें क्या कमी है, वो भी तो हष्ट पुष्ट रखता है। नहीं, चलिए खैर। तो आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ पूछा जा सकता है सोमरस था। सोमरस को अमृत के समान माना गया है। सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। आगे हम एक बात करेंगे यज्ञ की। उस यज्ञ में भी जो है अग्निष्टोम यज्ञ, विशेष रूप से यज्ञों की जब बात करेंगे चर्चा करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा कि वहां उस समय सोम पीसा जाता था। खैर वो आगे बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा कि दूध से निर्मित चीजों का प्रयोग करते थे, मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे, मांस मछली खाने से घृणा करते थे। सोमरस सबसे प्रिय पेय पदार्थ था। सोमरस को अमृत के समान माना गया है। सोमरस का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है, आपसे पूछा गया जाता है कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में दोस्तों गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब यह है कि न मारने योग्य। गाय को क्या कहा गया है? न मारने योग्य। चलिए मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं कि गाय को अघन्या क्यों कहा गया है? ठीक है, आप मुझे उत्तर दीजिए जल्दी से, आराम से, शांति से। मैं
वेट करता हूं आप लोगों का कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया, अगन्या कहा गया। अगन्या का मतलब होता है कि न मारने योग्य। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेद में गौ शब्द का उल्लेख मिलता है 176 बार। गौ शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 176 टाइम गौ शब्द का उल्लेख मिलता है। हाँ, आप लोगों को दिमाग, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, हाँ, पृथ्वी के नीचे सांप है। बचपन में ऐसी कहावतें प्रचलित होती थी, है ना, गाय माता, है ना, दूध दे, इसलिए नहीं। आपकी जेब में किसी के भी अभी 500 का नोट है क्या, 2000 का, 100 का, 50 का, कोई भी नोट है क्या, है नोट? जल्दी बताइए, है? चलिए निकालिए। कई लोग मेरी तरह ऐसे ही बैठे हैं, है ना, फक्कड़ बाबा। चलो निकालो निकालो, जिसके पास है। निकाल लिया? अब इसको 2 टुकड़े कर दो, फाड़ दो। अरे बाप रे गुरुजी, ये क्या बोल दिया, नोट कोई फाड़ा जाए क्या, वो भी अभी इस काल में? समझ गए क्या? बस यही समझाना चाह रहा था। गाय को रथी माना गया है। रथी का मतलब क्या है, गाय को संपत्ति माना गया। अर्थात जिस व्यक्ति के पास में जितनी ज्यादा गाय होती थी, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा धनी माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में गाय वस्तु विनिमय का साधन था और ऋग्वेदिक काल में प्राय गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, क्योंकि गायों को चोर उठा करके ले जाते थे। वस्तुतः यहां पर एक शब्द मिलता है पणी, जो कि हालांकि पणी शब्द व्यापारी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ये वस्तुतः पणी जो है वो गायों के चोर होते थे। मैंने आपको जब राजा की बात कही ऋग्वेदिक काल में, तब मैंने आपको कहा कि राजा जो है भूमि का स्वामी नहीं होकर के युद्ध का स्वामी माना जाता था और कबीले का संरक्षक के रूप में होता था, और इसीलिए उसको क्या कहा गया था, जनस्य गोप्ता कहा गया। ऋग्वेदिक काल में ज्यादातर जो युद्ध लड़े गए वो गायों की रक्षार्थ लड़े गए। गाय रथी के समान था, गाय संपत्ति के समान था। जिस व्यक्ति के पास में जितनी ज्यादा गाय होती थी, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा धनी माना जाता था। अब यदि कोई व्यक्ति किसी की गाय को उठा करके ले गया हो, पणी जिसे व्यापारी कहा जाता था, वस्तुतः गायों के चोर होते थे, और इन्हीं गायों के चोरों से वापस गाय छुड़ाने के लिए राजा कई बार इनके साथ में युद्ध करते थे। इसलिए ऋग्वेदिक काल में शब्द मिलता है गवेषणा, गव्येशु और गव्येष्टि, जो कि पणियों के साथ या गायों के चोरों के साथ होने वाले युद्ध का पर्याय है। ये शब्द जो मिलते हैं गवेषणा, गव्येशु और गवेष्टि, ये सारे के सारे ये जो है गायों के लिए होने वाले युद्ध का पर्याय है। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि गाय को क्या माना गया, रथी माना गया है। गाय वस्तु विनिमय का सबसे प्रमुख साधन था, इसलिए गाय को अगण्य अर्थात न मारने योग्य कहा गया है। गौ शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार मिलता है। बातें क्लियर हो रही है ना आपको? मजा आ रहा है ना? चलिए मजे के साथ, आनंद के साथ एक एक चीज को, मेरा ध्येय ये है कि आपको एक एक चीज समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि ये चीजें जो है आपके दिमाग में एक तरीके से छप जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था। ठीक है। परिवार के मुखिया को
गृहपति कहा जाता था। परिवार के मुखिया को क्या गृहपति कहा जाता था। अगली बात कि संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक आर्यों के खान पान की। खान पान, खान पान सरल था, अर्थात दुग्ध से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते थे। अगली बात करें इसी में तो मीठे हेतु शहद का प्रयोग करते थे। मांस मछली खाने से घृणा करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ, सबसे प्रिय पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सोम का उल्लेख, सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है। सोमरस को अमृत के समान माना गया है। सोमरस को क्या माना गया है? अमृत के समान माना गया है। अगली बात करें तो गाय को, इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार बना के लिखा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। गाय को अगन्य, गाय को अगन्य अर्थात न मारने योग्य कहा।
ठीक है। अगली बात, ऋग्वेद में गौ शब्द का उल्लेख एक 176 बार, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में जो है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ऋग्वेद में गौ शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 176 बार। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गौ को अगन्य कहाँ कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। कौन से ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण, जो कि हमने बात करी थी यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। इसी में जल प्लवन का उल्लेख मिलता है। इसी में नारी को अर्धांगिनी कहा गया है। और इसी शतपथ ब्राह्मण में गाय को क्या कहा गया? अगन्य कहा गया। यदि ऋग्वेद की चर्चा करें तो ऋग्वेद में गौ शब्द का उल्लेख कितनी बार? 176 बार मिलता है। ठीक है, तो गौ शब्द का उल्लेख 176 बार मिलता है। ठीक है, यहां पर मैं एक लाइन जोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, कि शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में गाय को अगन्य कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? अगन्य। अगन्य का मतलब क्या है? न मारने योग्य। आगे बात समझ में? ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग कि गाय को रथी अर्थात संपत्ति माना गया है। ठीक है, ऋग्वेदी काल में गाय वस्तु विनिमय का साधन थी। गाय वस्तु विनिमय का साधन थी। तथा यह आर्थिक संपन्नता का सूचक थी। आर्थिक संपन्नता का सूचक थी। आर्थिक संपन्नता का सूचक होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय होगी वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा क्या माना जाता था? धनी माना जाता था। इसलिए ऋग्वेदी काल में ज्यादातर जो युद्ध थे वो गायों के लिए लड़े जाते थे। गवेषणा, गव्यसु, गवेष्टि शब्द मिलते हैं जो कि गायों के लिए होने वाले युद्ध का पर्याय है। ऋग्वेदी काल में प्राय गायों हेतु युद्ध लड़े जाते थे। यहाँ
गवेषणा गव्येषु या गवेष्टि, ठीक है, गवेष्टि शब्द मिलते हैं। ठीक है, तो देखो गवेषणा, गव्यसु और गवेष्टि ये शब्द मिलते हैं जो कि वस्तुतः ऋग्वेदिक काल में युद्ध का पर्याय माना जाता है। ठीक है, व्यापारी वर्ग जो था वो आगे हम बात करेंगे हालांकि, ठीक है ना, जब आर्थिक जीवन की बात करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ अलग से लिखवाने वाला हूँ, लेकिन अभी इसको दिमाग में रखिएगा कि व्यापारी को वणि कहा गया, वस्तुतः ये गायों के क्या होते थे, चोर होते थे। चलिए, तो सामाजिक जीवन की हम लोग बात कर रहे थे, सामाजिक जीवन में हमने बेसिक बातें की। अब यहाँ पर विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं ऋग्वेदिक काल के लोगों का क्या क्या पहनावा था, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, क्या क्या चीजें होती थी। तो ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेदिक काल में विशेष रूप से चार प्रकार के वस्त्र धारण करते थे आर्य। कौन कौन से अभी चर्चा करते हैं। पहनावा, तो आर्य चार प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, ये चार प्रकार के वस्त्र कौन कौन से हैं मैं आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नीवी, नी से निचला याद रखिएगा, अर्थात शरीर के आंतरिक भाग या निचले हिस्से को ढकने के लिए जो प्रयुक्त वस्त्र होते थे वो क्या कहलाते थे, वो नीवी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, नीवी। निचले शरीर को ढक लिया तो ऊपर वाले शरीर को ढकेंगे, और ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अधि। ठीक है, क्या, अधि। और अधि के साथ में शब्द क्या याद रखेंगे, वास, अधिवास। अधिवास का मतलब यह था कि शरीर के ऊपरी हिस्से को, शरीर के ऊपरी भाग को या ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होते थे वो क्या कहलाते थे, अधिवास कहलाते थे। क्या कहलाते थे, अधिवास। कई बार आप लोगों ने देखा होगा भाई, निचले शरीर के लिए जैसे पैंट, धोती, इस तरीके की चीजें प्रयोग होती थी। वस्तुतः प्राचीन काल में यही पहनावा था। ठीक है, अधिवास का मतलब आपने देखा होगा कि कई बार यदि ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं तो रायका रेबारी वर्ग के जो लोग हैं विशेष रूप से एक बड़ा सा लबादा पहनते हैं ऊपर वाले भाग को। ठीक है ना, इस प्रकार से ये वाला भाग ढकने के लिए वो इस प्रकार का बड़ा सा लबादा पहनते हैं जो यूं ऐसे क्रॉस होता है, दो फीते बांधे जाते हैं इसमें। ठीक है ना, और ये इस प्रकार की चीजें होती है। ठीक है ना, और फिर इसको पीछे से वो यूं बांध लेते थे। ठीक है, द्रापी कहलाता था। क्या कहलाता था, द्रापी। ठीक है, तो नीवी और वास दो हो गए, वा अधिवास। ठीक है ना, क्या, अधिवास। अधिवास का मतलब क्या, ऊपर वाले शरीर को ढकने के लिए प्रयुक्त जो वस्त्र होता था वो क्या कहलाता था, अधिवास। उसके बाद हम शब्द याद करते हैं वास। कौन सा, वास। वास का मतलब ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था, वास कहलाता था। क्या कहलाता था, वास। और एक लास्ट में हम शब्द यूज करेंगे जहां पर शब्द मिलता है अंत का। क्या शब्द मिलता है, अंत का। अंत का मतलब क्या, ऊन या सूती वस्त्र, जो बुने हुए वस्त्र होते थे वो क्या कहलाते थे, अंत का कहलाता था। शरीर के ऊपर वाले जो भाग है यहाँ मतलब सिर को गर्म रखने के लिए पाग धारण करते थे, जिसे उष्णीय कहा जाता था। पुरुष एक विशेष प्रकार का वस्त्र जो है आभूषण धारण करते थे, जिसे कुंभ कहा जाता था।
महिलाएं गले में सोने का आभूषण धारण करती थी जिसे निष्क कहा जाता था। नर्तक और नर्तकियों के द्वारा एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता था जिसे पेशस कहा जाता था। और यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एक और शब्द मिलता है शोम। शब्द क्या मिलता है? शोम। वस्तुतः ऋग्वेदिक काल का जो धनिक वर्ग था, धनी जो वर्ग था, वो रेशम से बने हुए वस्त्र पहनता था जिसे क्या कहा जाता था? शोम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शोम कहा जाता था। तो विशेष प्रकार के चार हम यहां पर ध्यान से सुनिएगा, नीवी, अधिवास, वास और अंत का। नीवी, वास, अधिवास और अंत का। ठीक है, तो चार प्रकार के वस्त्र। सबसे नंबर 1 नीवी, अधिवास, फिर क्या है? वास, और सबसे लास्ट वाला आपका क्या है? अंत का। चार प्रकार के वस्त्र विशेष रूप से, नीवी, अधिवास, वास और अंत का। नीवी का मतलब निचले शरीर को ढकने के लिए प्रयुक्त, अधिवास का मतलब ऊपर वाले शरीर को ढकने के लिए प्रयुक्त, वास का मतलब ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, जैसे हमारी माताएं बहनें शॉल, चुनरी, इस प्रकार की जो चीजें ऊपर से ओढ़ती हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें क्या? ओढ़नी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? वास कहलाता है। ठीक है, अंतका का मतलब बुना हुआ जो वस्त्र होता था, ऊनी और सूती वस्त्र, वो क्या कहलाता था? अंतका कहलाता था। इसका और ज्यादा हम डिटेल में बात करने वाले हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें। ईश्वर आपके परिवार को इस संसार की समस्त खुशियाँ प्रदान करें और जल्द से जल्द आपको सफलता प्रदान करें। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।